बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंडरी फिज़िक्स में आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने दो रूल्स पढ़े, किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल, और हमने देखा कि किसी भी कम्प्लेक्स नेटवर्क को, किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए उन दो रूल्स का हमें सहारा लेना पड़ता है। ज़्यादातर इनमें जो इस्तेमाल होने वाला रूल है वो किरचॉफ सेकंड रूल है, जिसको किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहा जाता है या किरचॉफ लूप रूल भी कहा जाता है। तो हम आज जो है वो प्रोसीजर पढ़ेंगे, यानी हमने उन स्टेप्स को देखना है जिन स्टेप्स को यूज़ करके आप किसी भी सर्किट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और उन्हीं स्टेप को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 13.6 जो है बुक की वो सॉल्व करेंगे। तो इन स्टेप्स में जो स्टेप्स हम यूज़ करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जिस भी सर्किट को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस सर्किट की जो नीट और क्लीन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहला स्टेप तो हमारे सामने ही हुआ हुआ है, यानी एक्चुअली में ये तो हमें प्रॉब्लम में ही गिवन होगा कि किस सर्किट को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने मौजूद होगा कि हमें एक सर्किट डायग्राम दे दी जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपने एक नीट और क्लीन सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है अपने सामने। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने सर्किट में लूप्स का इंतखाब करना है, यानी आपने लूप्स चूज़ करनी है कि कितनी है, लेकिन वो लूप्स ऐसे चूज़ करनी चाहिए कि हर रजिस्टर जो है वो एटलीस्ट एक दफ़ा एक लूप में ज़रूर शामिल हो जाए। एक से ज़्यादा दफ़ा अगर शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यानी गलत बात नहीं है। एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो क्या होनी चाहिए, हर लूप में शामिल हो जानी चाहिए। जैसे अब इस सर्किट है, इस सर्किट में देखें आपको दो लूप्स दिखाई दे रही हैं, एक ये लूप और एक ये वाली लूप। ठीक है, एक लूप ये भी है, ये अगर आउटर बाउंड्री जो है वो देख लें, इसको भी एक लूप कहा जा सकता है। खैर, हमें दो लूप्स अगर हम चूज़ कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, लूप्स को चूज़ करना है। अब वो जो लूप्स की चॉइस है वो कैसी होनी चाहिए, लूप्स की चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि हर रजिस्टर एक दफ़ा जो है वो क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। तो इसका मतलब है आप लिखेंगे कि जो ईच रजिस्टर है इज़ इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस, एक दफ़ा वो उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब तीसरा स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप ये करना है कि आपने हर लूप में एक करंट असाइन करना है। ठीक है, यानी आपने कहना है ये पहली लूप में भी एक करंट पास कर रहा है और दूसरी लूप में भी एक करंट जो है वो पास कर रहा है। तो पहली लूप में करंट को आप I1 कह दें, दूसरी लूप में करंट को आप I2 कह दें, क्योंकि दो लूप्स हैं इस वक्त। ठीक है, लेकिन ख्याल रखें ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी इस बोर्ड के ऊपर ये बना हुआ है, इसमें करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप कोशिश करें कि दोनों लूप्स में जो करंट असाइन करें वो सेम सेंस में होना चाहिए, यानी अगर इधर आप क्लॉकवाइज ले चुके हैं तो इधर भी आप क्लॉकवाइज लें। तो हम क्या करेंगे कि तीसरे नंबर पे आप क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, किन चीज़ों को अज्यूम करेंगे, लूप करंट्स को। ठीक है, और साथ बस सिंपल सी कंडीशन कि आप लूप करंट हमेशा जो है वो किस सेंस में अज्यूम करें, इन सेम सेंस जो है वो आप अज्यूम कर लें। ठीक है, तो अब जैसे मैं ये पहली लूप है, मैं कह देता हूँ इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरह से है। ये देखें, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन को इसके साथ मैं इसको कह देता हूँ इसमें करंट I1 है। इसी तरह दूसरी लूप, इसमें भी अब मैं क्लॉकवाइज ही अज्यूम करूँगा। तो ये क्लॉकवाइज करंट हमने अज्यूम कर लिया और इस करंट को हमने नाम दे दिया I2। तो ये दो लूप्स में आपने जो है वो दो करंट्स असाइन कर दिए। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, चौथे नंबर पे आपने इक्वेशंस लिखनी है। किस चीज़ की इक्वेशन लिखनी है, लूप नंबर 1 की और लूप नंबर 2 की। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, वो है राइट लूप इक्वेशंस। लेकिन लूप इक्वेशन लिखने के लिए आपको कन्वेंशंस का सहारा लेना पड़ेगा। हमने किरचॉफ सेकंड रूल में कन्वेंशन पढ़ी थी कि अगर इक्वेशन लिखते वक्त बैटरी आपके आड़े आ जाए, बैटरी सामने आ जाए,
तो आप देखें, आप बैटरी में पॉजिटिव से अगर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगी। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगी। यानी आप जिस भी टर्मिनल की जानिब जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। लेकिन एक दूसरा कंपोनेंट रेजिस्टर भी सर्किट्स में मौजूद होता है। तो अगर आप रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो लिखना चाहें तो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, अब करंट की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल चेंज होगी वो नेगेटिव होगी। और अगर आप करंट की डायरेक्शन के बिल्कुल क्या हैं, ऑपोजिट हैं, अगर हो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगी। तो ये आपके पास लूप्स, अब 2 लूप्स हैं तो 2 ही इक्वेशंस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। और लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, इन लूप इक्वेशन को, वो जो 2 लूप्स आपने इक्वेशन लिख ली हैं तो आपने उनको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। सॉल्व द लूप इक्वेशंस। अब सॉल्व करके आपको मिलेगा क्या, इक्वेशन का सॉल्यूशन जब करते हैं तो आंसर मिलता है। इनके लिए आपको जो आंसर मिलेगा वो I1 होगा और I2 होगा, क्योंकि हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ I1 और I2 हैं। बैटरीज़ की EMF आपको गिवन होगी और रजिस्टर की वैल्यूज़ आपको जो है वो गिवन होगी। तो हम इनको इस्तेमाल करके क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। तो पहला स्टेप हुआ है, नीट एंड क्लीन सर्किट डायग्राम बनी हुई है। लूप्स आपने 2 चूज़ कर लिए हैं, पहली लूप और दूसरी लूप। मैं इनको आपकी आसानी के लिए नाम दे लेता हूँ। ये A पॉइंट कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, ये सेंटर वाला पॉइंट C, इसको D कह लें, ये E कह लें और ये F कह लें। पहली लूप है A B C D E F A। इसी तरह से इस पॉइंट को आप G कह दें, फिर आप जो है वो H कह दें, इसको I कह दें। तो दूसरी लूप अगर इस तरह से चलें तो ये B C D I H G और वापस B तक आ जाते हैं आपके पास। यार अब मैं पहली लूप की जो है ना वो इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं A से B की तरफ आता हूँ। A और B की तरफ मैं ना तो बैटरी है ना ही रजिस्टर है, इसका मतलब है कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। B से C की जानिब आते हैं। B बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, C बैटरी के नेगेटिव से। तो अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा। बैटरी की EMF कितनी थी, E2, मैंने साथ E2 लिख दिया। नेक्स्ट, अब देखें आप जा रहे हैं C से D की तरफ। अब ये जो रजिस्टर R2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, क्योंकि ये कॉमन है, ये लूप नंबर 1 का भी हिस्सा है, लूप नंबर 2 का भी हिस्सा है। अब देखें जो I1 है वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। आप C से D आ रहे हैं, ये I1 नीचे से ऊपर बिल्कुल D से C की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। तो हमने कहा था ऑपोजिट को हमेशा पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव, प्लस I1 और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2। लेकिन देखें ये कॉमन रजिस्टर था, इसमें ये दूसरी लूप भी करंट जो है वो भेज रही है। वो दूसरी लूप कितना करंट भेज रही है, अब देखें ये I2 करंट भेज रही है और बिल्कुल C से D की जानिब। आप भी C से कहाँ पर जा रहे हैं, D की जानिब। तो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होनी है। तो मैंने लिखा I2 क्योंकि करंट I2 है, रेजिस्टेंस है R2, नेगेटिव पोटेंशियल चेंज। D से E की तरफ कुछ भी नहीं है, E से F की तरफ देखें आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है तो उसको आप प्लस लेंगे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और साथ जो है वो क्या लिख देंगे I1 R1। और फिर लास्ट पे F से आप A की तरफ जाएं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो क्या आ जाएगा प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिख देंगे, जो वैल्यूज़ जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं फ़िलहाल इसको यूँ अरेंज कर लेता हूँ, ये I1 है और ये I1 है, दोनों में से I1 कॉमन आ जाएगा। और फिर ये R2 है और ये R1 है, तो ये R1 प्लस R2 लिख देते हैं। ये माइनस I2 R2 इधर ही रहने दें। ये E1 उस दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस E1 हो जाएगा, ये माइनस E2 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस E2 हो जाएगा। अब E2 की वैल्यू जो है वो 60 है और E1 की वैल्यू 40 है, तो 60 में से 40 निकलेगा, 20 बच जाएगा। R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 30 है, तो 10 प्लस 30 40,
साथ आ जाएगा I1। फिर R2 की वैल्यू अभी हमने बात की 30 है, तो ये आ जाएगा 30 और साथ आ जाएगा I2। इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा 4I1 माइनस 3I2 इज़ इक्वल टू 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ये पहली लूप की इक्वेशन को आपने लिख भी लिया, वैल्यूज़ प्लेस कर दी और उसको एक जो है वो अच्छी शक्ल जो है वो दे दी आपने। अब दूसरी लूप में चलते हैं ज़रा। पहले B से G की तरफ चलते हैं। B से G कुछ भी नहीं लगा हुआ, G से H की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमने कहा था पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगी, तो माइनस साइन लिखा। बैटरी की EMF लिख दी E3। H से I, देखें आप तो जा रहे हैं H से I यूँ नीचे की तरफ, करंट बिल्कुल आपके ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट को आपने कहा था क्या लेना है, पॉजिटिव, तो साथ लिखा I2। और इस रजिस्टर की वैल्यू क्या थी, R3। I से D कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर वही बात, R2 आ गया, कॉमन रजिस्टर आ गया। D से C की तरफ जा रहे हैं, D से C जा रहे हैं, करंट हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर करंट ऑपोजिट है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव, I2 R2। लेकिन ये हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो I1 करंट है ये नीचे से ऊपर जा रहा है, हम भी D से C की तरफ जा रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव, तो माइनस I1 R2। तो याद रखें कि ये जो कॉमन रजिस्टर होगा इसको आपने दोनों करंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना। देखें यहाँ पर भी R2 को I1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ था, I2 के साथ भी हुआ था, एक पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था। यहाँ पर भी देखें R2 जो है वो क्या है, जो यहाँ पर नेगेटिव था वो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, जो यहाँ पर पॉजिटिव था वो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। उसके बाद C से D की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव और साथ आ जाएगा E2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन माइनस I1 R2 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस I1 R2 हो जाएगा। ये I2 R3 I2 R2 दोनों दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएंगे। I2 कॉमन ले लूँगा, अंदर आ जाएगा R2 प्लस R3 और यहाँ पर बचेगा E2 पॉजिटिव और ये E3 जो है वो नेगेटिव के साथ। वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। E2 की वैल्यू है 60 और E3 की वैल्यू है 50। 60 में से 50 निकलेगा, 10 आ जाएगा। I1 R2 की वैल्यू जो है वो 30 है, तो ये आ जाएगा 30 I1 माइनस R2 प्लस R3। R2 30 है, R3 15 है, तो ये 45 I2 आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को 5 से जो है वो डिवाइड कर दें। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 6 I1। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 9 I2। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखें ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, यहाँ तक हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब जस्ट इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें अपने वो बेसिक अलजेब्रिक रूल्स जो हमने 4th 5th क्लास में पढ़े हुए हैं कि इक्वेशंस को आपस में जमा नफ़ी करके आप क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4I1, ये बन जाएगा 12I1 माइनस, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें 9I2 इज़ इक्वल टू 6। तो ये एक्चुअली में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को किस से मल्टीप्लाई किया है, 3 से। इसको देखें 6I1 माइनस 9I2 इज़ इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज़ लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने से सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये माइनस 9I2 ये प्लस 9I2 कैंसिल हो गए। 12I1 माइनस 6I1, तो ये 6I1 ही बचा। 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी 4/6, जिसको आप कहेंगे 2/3 एम्पेयर, और आप कैलकुलेटर से इसको निकालें तो 0.66 जो है वो एम्पेयर आ जाएगा। उसके बाद अब I1 आ गया, I2 रह गया। इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट कर दें 4। I1 की वैल्यू आपने अभी निकाली है, ये 2/3 के बराबर आई है। 2/3 माइनस 3 I2 इज़ इक्वल टू 2। ये माइनस 3I2 दूसरी साइड पर चला जाएगा,
तो क्या हो जाएगा +3i2। ये वाला 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें ज़रा, ये आ जाएगा 8/3 -2। तो जब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 8 - 6 तो ये बन जाएगा 2/3 और ये 3 इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 2/9 एम्पेयर, जिसको आप 0.22 एम्पेयर कह सकते हैं। तो आपके पास अब I2 की वैल्यू भी आ गई, आपके पास I1 की वैल्यू भी आ गई। अब प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये थी कि हर रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें करंट थ्रू R1। R1 कौन सी लूप का हिस्सा है? R1 पहली लूप का हिस्सा है, तो इसमें से गुजरने वाला करंट है I1, तो इसका मतलब है I1 होगा और I1 की वैल्यू है 0.66 एम्पेयर और इसकी डायरेक्शन क्या है? A से E की तरफ, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की जानिब है, ठीक है, फ्रॉम A टू E या टॉप टू बॉटम कह लें। R3 देखें, ये R3 कौन सी वाली लूप का हिस्सा है? R3 सिर्फ इक्वेशन ये लूप नंबर 2 का हिस्सा है, इसमें से करंट है I2, तो आप I2 कह दें। I2 की वैल्यू आपने लिख ली है 0.22 एम्पेयर और इसकी डायरेक्शन है I2G, यानी बॉटम से टॉप की तरफ, ये आ गया। मसला है R2 का। अब ये जो R2 है ये कॉमन रजिस्टर है, इसमें से दोनों करंट्स हैं, I1 भी है और I2 भी, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। देखें I1 अगर ऊपर की जानिब जा रहा है, I2 नीचे की जानिब जा रहा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो आंसर आएगा I1 - I2। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर I2 - I1 क्यों नहीं लिया? तो उसकी रीज़न है कि I1 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा थी I2 के मुकाबले में, इसलिए जो डोमिनेंट करंट होता है, जो लार्जर करंट होता है, उसमें से स्मॉलर करंट माइनस कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा I1 - I2। तो 0.66 में से 0.22 माइनस कर दें तो 0.44 एम्पेयर आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है? कौन सा करंट जीत रहा था? बड़ा करंट I1। तो जो डायरेक्शन I1 की होगी, यानी D to B कह लें, ठीक है, वही जो है डायरेक्शन इस करंट की होगी आपके पास। तो ये हमारा सर्किट को सॉल्व करने का तरीका है। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें हम देखेंगे कि हमें यही वाली टेक्निक लगा के जो हमने ये इक्वेशंस लिखी हैं, लूप इक्वेशंस, इनको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन उसकी बेस ये है कि आपको ये तरीक़ाकार आना चाहिए। तो वो 5 स्टेप्स हम अगर फॉलो कर लेंगे तो हम बड़ी इजीली जो है वो किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।